नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। क्रेडिट स्विस संकट में फौरी राहत से बाजार ने ली राहत की सांस। सेंसेक्स निफ्टी में नहीं हुई कोई बड़ी गिरावट, हरे निशान में बंद होने में कामयाब। जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा संसद में बोलने की इजाजत दे सरकार। अदानी मामले में पीएम मोदी पर साधा निशाना। सदन लगातार चौथे दिन संसद ठप। किरण रिजिजू ने राहुल की भाषा को बताया एंटी इंडिया। देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। मनीष सिसोदिया पर जासूसी मामले में सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर। इधर काम के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। 25 मार्च को सीबीआई के सामने हो हाजिर। H3N2 वायरस पर देश भर में अलर्ट। पूरे देश में अब तक 9 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। राज्य में देश के सबसे ज्यादा मरीज। अब मुफ्त में कीजिए आधार अपडेट। 3 महीने तक ऑनलाइन अपडेट को सरकार ने किया फ्री। अभी लागत 50 रुपए का चार्ज लगता है। सस्ती हुई रोटी। गेहूं की एफसीआई से नीलामी के बाद गेहूं 6 से 8 रुपए किलो तक सस्ता। इस साल गेहूं के अच्छे उत्पादन का अनुमान। और खबरों की शुरुआत राहुल गांधी से करेंगे। वो इसलिए क्योंकि संसद में हंगामे और माफी की मांग के बीच आज राहुल गांधी संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से लोकसभा में बोलने के लिए वक्त मांगा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदानी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वो संसद में जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें बोलने नहीं देगी। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है। ये तो राहुल गांधी का हमला था, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी राहुल गांधी से संसद में माफी की मांग पर अड़ी हुई है। या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है। लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। और इन सब के बीच संसद में चौथे दिन की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। संसद पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, संसद में आज फिर हंगामा हुआ। आखिरकार संसद में कामकाज के कोई आसार दिख भी रहे हैं आगे या नहीं? जो संसद के अंदर या फिर कहें गलियारे में जो सुबुगाहट, उससे तो मुझे आसार बहुत कम दिख रहे हैं। हालांकि चिंता ये ज़रूर होगी कि जो फाइनेंस बिल वो कैसे पारित कराया जाएगा। लेकिन अब तक ये बजट सत्र के दूसरे हिस्से का 4 दिन आज हो गया। चारों दिन तो बिल्कुल कोई टस से मस नहीं हुआ, हंगामा होता रहा। 2 दौर की बैठकें हुई सरकार और विपक्ष के बीच में, लेकिन कोई गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गतिरोध है ये दोनों को सूट कर रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। विपक्ष को लगता है कि हमें सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा करना शुरू कर देते हैं।
सत्ता पक्ष को लगता है कि कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है और कांग्रेस इससे बैकफुट पर आ जाएगी। यही वजह है कि सत्ता पक्ष भी सदनी कार्रवाई शुरू होते ही वेल में आ जाते, हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हंगामा कर रहा हो, वो पिछले 4 दिन से देखने को मिल रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात की है, उनको उम्मीद है कि शायद उनको कल बोलने दिया जाएगा, लेकिन बोलने भी दिया जाएगा तो माफी मांगेंगे इसकी संभावना तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ये बोलेंगे भी तो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे, सत्ता पक्ष अड़ा हुआ कि आपको माफी मांगना होगा। तो मुझे लगता है ये गतिरोध कुछ दिन तक और चलेगा और चूंकि कर्नाटक में अगले महीने चुनाव होने की संभावना है तो उसको देखते हुए राजनीतिक तौर पर भी इस हंगामे को हर कोई अपनी तरफ से देख रहा है, अपने फायदे में देख रहा है। तो हंगामे के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिल पारित हो जाएंगे, लेकिन सदनी कार्रवाई सुचारू हो पाएगी इसके संकेत फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर अभी आगे दूर तक कहीं संसद में जो जिस तरीके के आसार बने हुए हैं वो खत्म होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो संसद में क्यों मचा है हंगामा और कौन है आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब संसद की खबरों के बाद बात बाजार की करेंगे, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। 5 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 57,635 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 13 अंक चढ़कर 16,986 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी, रियलिटी, एनर्जी शेयरों में रही। फार्मा, पीएसई इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। बाजार का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, आज बाजार के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिन कहेंगे कम से कम, फिर भी क्या कुछ हाइलाइट्स रहे बाजार के? देखिए, वैसे तो संकेत खराब थे आज सुबह जब खुला था बाजार, लेकिन धीरे धीरे फिर भी मार्केट ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई। थोड़ा चॉपी सेशन रहा, उतार चढ़ाव जरूर मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में एक समय में प्रेशर था, लोअर लेवल से रिकवरी आई। रिकवरी के बाद हरे निशान में जाके इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक में सपोर्ट था, हैवी वेट की तरफ से कुछ सपोर्ट आया था इंडेक्स को, लेकिन आज फार्मा में तेजी थी, बैंकिंग में तेजी थी, रियल एस्टेट में खरीदारी थी, लेकिन एक बड़ा चॉपी सेशन। आप इंडेक्स में निफ्टी में सॉन्ग को गिरावट भी देखेंगे और सॉन्ग को तेजी भी देखेंगे। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी आज इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी से सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। फार्मा, पीएसयू, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक बढ़िया तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ओवरऑल एक हैवी चॉपी सेशन के बाद इंडेक्स हरे निशान में जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का हाल आज किस तरीके का रहा, कहां पर तेजी कहां पर सुस्ती? देखिए, पहले तो आज क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर काफी मोमेंटम था। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको बीपीसीएल दिखाई पड़ेगा, बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली। करीब 6.5% का उछाल। नेस्ले 2.5% ऊपर, एशियन पेंट 2.5% ऊपर, एचयूएल करीब 2.25% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, मेटलपुरा, हिंडाल्को 5.5% नीचे, टाटा स्टील 3.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% नीचे और इंडसइंड बैंक करीब 2.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में जी एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, एचपीसीएल 6% ऊपर और अरविंदो फार्मा और पीबी फिनटेक करीब 2.5 से 3.5% चढ़े। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में भी जीएसपीएल, ऑयल इंडिया, क्रिसिल और टाटा टेली, कुछ ऐसे नाम जो कि 3.5 से लेकर 5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मीडिया में आज जी एंटरटेनमेंट चला, नेटवर्क 18, टीवी 18, सन टीवी, कुछ ऐसे नाम जो कि आज हरे निशान में तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 3.5% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो आज एक कुछ हद तक बेटर सेशन कह सकते हैं पिछले कई सेशंस के कंपैरिजन में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का रहा मार्केट का हाल, लेकिन इस बीच जो सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर चिंता है, उसके लिए कहना है कि जैसे सिलिकॉन वैली की तरह हर बैंक को बचाने में सक्षम है फेड, ऐसा कहना है अनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह का। उनके मुताबिक किसी भी डिपॉजिटर का पैसा नहीं डूबेगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर वो सिल्वर गेट को बचा सकते हैं तो वो किसी भी बैंक को बचा सकते हैं। ये तो दिस वाज लास्ट इन द लाइन, राइट? अब उन्होंने ये प्रोटेक्शन दे दी है तो दे हैव प्रीटी मच सेड कि हम हर बैंक को, डिपॉजिटर्स को बचा लेंगे, शेयर होल्डर्स को नहीं बचाएंगे। ये जो आपने 750 का नंबर बोला, अगेन मार्क टू मार्केट नंबर है, आई अंडरस्टैंड इट, बट आई थिंक बैंक्स डूइंग रिस्क मैनेजमेंट दे शुड नो बेटर कि यार हमें कौन से ड्यूरेशन के बॉन्ड्स अभी खरीदने हैं और यू नो हाउ डू वी हैव टू मैनेज आवर एसेट लायबिलिटी। अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ इट वुड बी लाइंग विद द बैड एक्टर्स, अगर आप इस नंबर को देखेंगे। एंड आई थिंक इन एनी केस उन्होंने वो विंडो खोल दिया है, उसकी कॉस्ट है, होनी भी चाहिए। व्हाई शुड समबडी बेल आउट यू नो योर मिस्टेक्स फॉर फ्री? तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। दिस इज कंटेन्ड। मार्केट थोड़ा टाइम लेगा सेटल होने में, बट आई थिंक इट अंडरस्टैंड्स दैट banks will not be allowed to fail, at least depositors. हालांकि इस बीच यूएस के बाद अब यूरोप के बैंकिंग सिस्टम पर भी संकट खड़ा हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब क्रेडिट स्विस के भी डूबने का खतरा है।
वजह वही है, लिक्विडिटी। बैंक डिपॉजिटर्स को रोकने में नाकाम हो रहा है। हालांकि स्विस नेशनल बैंक से उसको लाइफलाइन जरूर मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या लाइफलाइन काम आएगी या क्रेडिट स्विस का बच पाना मुश्किल है। ये बता रहे हैं हमारे साथ नीरज वाजपेयी जुड़ चुके हैं। वो नीरज जी बताइए, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद एक और बैंक के ऊपर डूबने जैसा खतरा आ गया है। उस बैंक का नाम है क्रेडिट स्विस। ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा बैंक है जो पूरी दुनिया में बहुत सारे कामकाज करता है। सिर्फ बैंकिंग नहीं करता है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है इनकी। बहुत सारे मर्जर एक्विजिशंस कराते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। मल्टीनेशनल बैंक है ये और टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आता है। लेकिन अब ये शायद फेल होने की कगार पे खड़ा है। दरअसल इसके पास भी वही समस्या आई, डिपॉजिट्स कम होने लगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे निकालने शुरू किए और ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। दिसंबर तिमाही में करीब $100 बिलियन के डिपॉजिट्स लोगों ने इससे विड्रॉ कर लिए और बैंक की हालत बिगड़ती गई। लेकिन कल ट्रिगर तब हुआ जब सऊदी नेशनल बैंक, इस बैंक के एक इन्वेस्टर ने कहा कि वो आगे अब कोई वित्तीय मदद इसकी नहीं करेगा क्योंकि रेगुलेटरी हर्डल हैं, अब उसके लिए बंदिशें हैं। इस खबर के बाद बहुत तेज़ी से बैंक के शेयर में गिरावट आई और बहुत सारे लोग और डिपॉजिट इसमें से निकालने के लिए तैयार हुए और इसका असर पूरे यूरोपीय बाज़ारों में हुआ। ज़बरदस्त गिरावट यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली, उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली और एक माहौल ऐसा बना कि शायद एक बड़ी बैंकिंग क्राइसिस या लीमन जैसी क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक और वहाँ का जो रेगुलेटर है वो सामने आया और उसने मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि $54 बिलियन की क्रेडिट लाइन हम देते हैं जिससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी मदद की जाए और उनका पैसा सेव किया जाए। तो ये क्रेडिट लाइन मिलने की वजह से फिलहाल इसमें कोई बड़ी दिक्कत आती हुई नहीं दिख रही। डिफॉल्ट जैसा खतरा टल गया है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये पैसा एक उधार का पैसा है जो सेंट्रल बैंक उसको देगा और ओवर द पीरियड इसका एडजस्टमेंट करना होगा। लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि क्रेडिट स्विस जैसे बहुत सारे बैंक यूरोप और अमेरिका में है जिनके सामने डिपॉजिट की समस्या खड़ी हो रही है। ये समस्या और इसलिए गंभीर होती जा रही है कि बॉन्ड यील्ड की वजह से जो नुकसान हो रहा है बैंकों का, उसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी यानी जो तरलता है वो कम हो रही और लोग पैसे इस डर से निकाल रहे हैं कि छोटा बैंक है तो डूब जाएगा। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। उस बैंक में एक दिन के अंदर $15 बिलियन के नए डिपॉजिट लोगों ने किए क्योंकि उन्होंने छोटे बैंकों से पैसे निकाले और बड़े बैंक में डाले। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि आपने बड़े बैंक में डाल दिए, लेकिन अगेन ये एक प्रॉब्लम है। उन छोटे बैंकों के सामने लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी और जेपी मॉर्गन के सामने इतनी मैसिव जो डिपॉजिट्स आएंगे उसको वो कहाँ लगाएंगे? अगेन वो जाके उसी बॉन्ड में लगाएंगे। तो एसेट और लायबिलिटी का मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा। ये इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है। दिक्कत यही खत्म नहीं होती है क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में इसका असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम बुरी तरीके से गिरे क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस खड़ी हो रही है। आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि आगे की फाइनेंसिंग में दिक्कत आ सकती है। तो क्या क्रेडिट स्विस या इससे पहले जो और 2-3 बैंक यूएस में प्रॉब्लम में आए हैं, क्या उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक ही समस्या बनेगी? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस बार की समस्या लीमन से थोड़ा अलग है। लीमन की समस्या बल्क डिपॉजिट और बंडलिंग की थी। इस बार की समस्या डिपॉजिट निकलने की है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती हुई दिख रही है। तो लगता ऐसा है कि शायद ये संभल जाएगी अगर फेड की तरफ से कोई बहुत हार्श कदम नहीं हुआ, लेकिन नज़र बनाए रखना होगा क्योंकि ये समस्या काफ़ी गंभीर है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका नीरज जी। और अब बात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, जिसने नीलामी के जरिए अब तक 33 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खुले बाजार में बेचा है। इसलिए रिटेल बाजार में गेहूं के दामों में 6 से 8 रुपए प्रति किलो की कमी हुई है। इस पर रोलर मिल फेडरेशन के प्रेसिडेंट एस प्रमोद कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आप भी सुने। गेहूं का प्राइस अगर देखा जाए तो 32 रुपया था नीलामी से पहले, 32 से 35 रुपया, वो गिर के 24 से 26, 23 रुपये से 24.5-25 रुपये तक आया है मार्केट। आगे भी आपको लगता है कि प्राइस और कम होगा या इसी यही रेंज रहेगी? प्राइस और कम नहीं गिरेगा, नहीं होएगा। और ये नीलामी में भी भाव 2150 से 2500 रुपये में नीलामी में बिका है माल। और जैसे ही अभी ये जो लास्ट टेंडर हो गया, अभी
अभी जो ओपन मार्केट का भाव बिकेगा, जो मंडी में भाव बिकेगा, उसके ऊपर प्राइसेस बनेगा वापस। अच्छा, इसके अलावा किस तरह के आप इस बार आपने सर्वे कराया है, किस तरह की वीट का आप क्रॉप देख रहे हैं इस बार? 108 से 110 मिलियन टन हम क्रॉप देख रहे हैं इस बार। और आपको लगता है कि एमएसपी से नीचे भाव जाएगा या एमएसपी के ऊपर ही रहेगा इस बार, क्योंकि बहुत आई थिंक एमएसपी के आसपास रहेगा माल। कई एरिया में 25-50 रुपये ऊपर, कहीं 25-50 रुपये नीचे। अच्छा, इस बार स्टॉक की पोजीशन सरकार की काफी कंफर्टेबल नहीं है, बहुत लो है, ऑल टाइम लो है, तो आपको लगता है कि सरकार इस बार दबा के खरीदारी करेगी? सरकार को जितना मिलेगा इतना माल खरीदेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो नीड ऑफ द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली फॉर दिस 1 ईयर, दे हैव टू लुक एट 1 more ईयर अहेड ऑफ इट, कि नेक्स्ट ईयर का मानसून कैसे होएगा। आई मीन गवर्नमेंट को तो फूड सिक्योरिटी देखना ही चाहिए। आई मीन इट इज रिक्वायर्ड। एक काफी सारे कंसर्न इस चीज को लेकर के हैं कि अल नीनो आ रहा है या फिर इसीलिए दूसरा गेहूं गर्मी का भी कह रहे थे कि गेहूं का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कोई आपको लग रहा है कि गेहूं पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इतना नहीं लग रहा अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं आया है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू में, लेकिन दैट वाज ऑल बीन, जिधर जिधर हमने बात किया इतना इम्पैक्ट नहीं है। और अब बात है H3N2 वायरस की, जिससे देश में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस खतरा बढ़ गया है। इसका वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर अब तक H3N2 के 58 मरीज मिल चुके हैं। इसके साथ ही H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और कोरोना के मामले भी बढ़े हुए हैं। अहमदनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत हो गई और इसमें H3N2 के साथ कोविड का संक्रमण भी मिला है। राज्य में इन्फ्लुएंजा H3N2 के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च अंत तक H3N2 के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। और H3N2 वायरस है कितना डेंजरस और इससे कैसे बचे, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात आपके आधार से जुड़ी। सरकार ने आधार कार्ड अपडेट को लेकर एक बड़ी राहत दी है। अब आने वाले 3 महीनों तक आप ऑनलाइन आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कर सकते हैं, मगर अब 14 जून 2023 तक माई आधार पोर्टल पर जाकर आधार कार्ड को फ्री में अपडेट किया जा सकता है। दरअसल ऐसे कई लोग हैं जिनके आधार कार्ड पिछले 10 साल से अपडेट नहीं किए गए हैं और इसी के चलते ये फैसला लिया गया। अब तक आधार अपडेट कराने के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होता था। हालांकि अगर आप किसी ऑनलाइन के बजाय किसी सेंटर पर जाकर आधार अपडेट कराएंगे तो आपको ये 50 रुपए का भुगतान करना होगा, लेकिन ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री है। और न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां पर हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इसमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोग से लेकर भारत की कुछ पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर में न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच के इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की और अगले कुछ हफ्तों में हम इन सभी खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। कला की कद्र वक्त के साथ बढ़ती है और इस बात को डॉक्टर इस्माइल खत्री ने अपने अडिग विश्वास और प्रयत्नों से सिद्ध करके दिखाया है। अजरक जो है वो हमारा वंश परंपरा से काम चला रहा है और ये अजरक करीब 4500 साल पुरानी कला है। जब 2001 में भूकंप के चलते कच्छ के कई गांव नष्ट हो गए तो डॉक्टर इस्माइल अपना निश्चय, अपनी कला और अपने लोगों को साथ लेकर अजरकपुर चले आए। उनका सामना और कई भी मुश्किलों से हुआ। एक तरफ जहां अजरक समय और धैर्य की मांग करता है, वहीं दूसरी ओर मशीनी छपे कपड़ों का उत्पादन और प्रचलन दोनों ही तेज हो रहा था। पर विजय समस्या में अवसर खोजने से आती है। यूरोप में क्या हुआ, 1840 में इन लोगों ने पहले 2 रंग बनाए थे, एक इंडिको, एक अलीसरीन।
इसके बाद कलर की दुनिया में ये लोग विकास करते गए और जहर डालते गए अंदर, तो नतीजा ये हुआ कि चमड़ी का कैंसर यूरोप में बढ़ गया। हमारे पिताजी को ये नेचुरल डाई का थोड़ा नॉलेज था, तो उनको ऐसा हुआ कि बच्चों को ये सिखाएं तो कभी काम आएगा। तो इसमें फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग ये जहर से बचे, हमारे ग्राहक भी बचे, और एक तरह का जो मैं लोगों को बताता था उसमें एक तरह का अजरक का मार्केट हो गया। इस लुप्त होती कला के संरक्षण के लिए और अन्य अजरक कलाकारों को रोजगार प्रदान करने के लिए डॉक्टर स्माइल ने अपनी खुद की कार्यशाला को स्थापित करने का निर्णय लिया और ये साबित कर दिखाया कि कला हमेशा अमर होती है। इसके लिए उन्हें 2003 में मोफर्ट यूनिवर्सिटी लेसेस्टर यूके से डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया एवं उन्होंने यूनेस्को अवार्ड सील ऑफ एक्सेलेंस भी जीता। और देखते रहिए इसी तरीके से राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां पर हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले इन रियल हीरोज की कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।